नमस्कार। झारखंड में रहने वाले महिलाओं के लिए एक काफ़ी बढ़िया सुनहरा अवसर देखने को मिल रहा है। झारखंड सरकार के द्वारा यानी कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा एक प्रतियोगिता परीक्षा का जो सूचना पत्र है, एडवर्टाइज़मेंट है, कह सकते हैं ब्राउचर है, उसको यहाँ पर जारी किया गया है। उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो ये जितने भी झारखंड में रहने वाले जो महिला हैं, जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, किस किस सब्जेक्ट में? सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और होम साइंस, ये सब सब्जेक्ट में ग्रेजुएट हो चुके हैं और 21 साल से ऊपर हैं। तो अगर ग्रेजुएट हो चुके हैं तो 21 साल से ऊपर होंगे ही, तो उनके लिए काफ़ी बढ़िया ये जो प्रतियोगिता परीक्षा, ये जो पोस्ट निकला है, काफ़ी बढ़िया है। इसको बोलते हैं लेडी सुपरवाइज़र, महिला पर्यवेक्षिका का। तो इस परीक्षा का नाम होगा झारखंड महिला पर्यवेक्षिका प्रतियोगिता परीक्षा, यानी कि कह सकते हैं JLSCE एग्जाम है। तो चलिए इसी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल से जानेंगे। अगर हम लोग पोस्ट की बात करें तो काफ़ी बढ़िया पोस्ट है, 444 पोस्ट देखने को मिल रहा है। और ये जो लेडी सुपरवाइजर का पोस्ट है, ये आपका ग्रुप बी के अंतर्गत आता है। ये ग्रुप बी का पोस्ट है और लेवल 6 के अंतर्गत ये पेमेंट में काउंट होगा। और ये 444 वैकेंसीज है। अब बाकी डिटेल हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये फॉर्म भरना की शुरुआत कब से हो रहा है। तो फॉर्म भरने का शुरुआत जो हो रहा है 26 जो सितंबर है, यानी कि 26 सितंबर से ये फॉर्म भरना की शुरुआत होगा। वेबसाइट पे लिंक पे स्टार्ट हो जाएगा और 25 जो अक्टूबर तक है, 25 अक्टूबर तक ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं व्यक्ति, यानी कोई महिला जो है वो उसमें रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद अगर कोई व्यक्ति का, किसी महिला का अगर फॉर्म फिलअप हुआ है लेकिन परीक्षा शुल्क का भुगतान नहीं हुआ, फोटो सिग्नेचर नहीं हुआ, तो वो 27 जो आपका अक्टूबर है, 27 अक्टूबर है, उससे से लेकर 29 अक्टूबर के बीच में वो ऐसा कर सकते हैं। यानी कि 27 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर के बीच में परीक्षा शुल्क भुगतान कर सकते हैं, फोटो और सिग्नेचर डाल सकते हैं। मतलब रजिस्टर करने का जो डेट है, अंतिम तिथि, वो है 25 अक्टूबर तक ही है। आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं गंवाना है। 25 से पहले ही आप लोगों को फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया कंप्लीट कर लेनी है, क्योंकि हो सकता है अंतिम समय में सर्वर का कुछ इशू आ जाए तो दिक्कत हो सकता है। इसीलिए 25 से पहले ही सारा काम, जो पैसा वगैरह है, वो फिल करके कंप्लीट कर लेंगे। 27 या 29 का इंतजार नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद 31 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर के बीच में, 31 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर के बीच में फिर से पोर्टल खुलेगा, जिसमें करेक्शन करने के लिए दिया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति का बाय चांस कोई गलती हो गया, गलती हो जाता है, गलती हो गया क्या चीज़ को छोड़कर, आपका नाम में गलती नहीं होना चाहिए, जन्म तिथि में गलती नहीं होना चाहिए, ईमेल आईडी में गलती नहीं होना चाहिए और मोबाइल नंबर में गलती नहीं होना चाहिए। ये 4 चीज़ों को छोड़कर आप बाकी कोई भी चीज़ सुधार कर सकते हैं। ठीक है, ये 4 चीज़ों को छोड़कर नाम में गलती नहीं होना चाहिए, जन्म तिथि में गलती नहीं होना चाहिए, ईमेल आईडी में गलती नहीं होना चाहिए और मोबाइल नंबर में गलती नहीं होना चाहिए। ये 4 चीज़ों को छोड़कर आप बाकी कोई भी चीज़ को सुधार कर सकते हैं। तो ये था फॉर्म को फिल करने की प्रक्रिया। अब चलिए मेन हम लोग जो ब्राउज़र है, जो मेन ब्राउज़र है उसकी तरफ आते हैं। तो ये देखिए मेन ब्राउज़र जो है उसका ये होम पेज है। विज्ञापन संख्या, ये जो महिला जो पर्यवेक्षिका का जो फॉर्म है, उसका विज्ञापन संख्या कितना है? 1423 है। इसको भी याद रखना है। ठीक है, और इसका पूरा नाम क्या है? इसका एग्जाम का नाम बात करते हैं JLSCE। ठीक है, यानी कि झारखंड लेडी सुपरवाइजर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, हिंदी में बोले तो झारखंड महिला पर्यवेक्षिका प्रतियोगिता परीक्षा, ये इस परीक्षा का नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुल्क कितना लगेगा? तो सभी को शुल्क 100 रुपये लग सकता है, लेकिन अगर आप झारखंड राज्य के अगर SC और ST, यानी SC हैं और ST हैं, तो आपको परीक्षा शुल्क में रियायत दी जाएगी, यानी 50 रुपये आपको शुल्क लगेगा। ठीक है, बाकी जितने भी जनरल OBC की महिलाएं हैं उनको 100 रुपया लगेगा। ठीक है, यह परीक्षा शुल्क है। और अगर परीक्षा शुल्क आप नहीं जमा करते हैं तो आपका आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा और परीक्षा शुल्क जो है वो रिफंडेबल नहीं है। ठीक है, नॉन रिफंडेबल, आप उसको वापस नहीं मांग सकते हैं। ठीक है, अब देखिए फॉर्म की बात करें, फॉर्म की जो वैकेंसी है उसकी बात करें तो महिला पर्यवेक्षिका की जो वैकेंसी टोटल है 444 है यहाँ पर अभी फिलहाल यहाँ देखने को मिल रहा है। हो सकता है बाद में कुछ और जोड़ दिया जाए, वो बात की बात है।
हो सकता है कुछ घटा भी दे सकते हैं, तो ये संशोधन हो सकता है, ठीक है, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी उसमें संशोधन हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो है 444 देखने को मिल रहा है। उसमें से जो जनरल महिलाओं के लिए कितना है, 187 है, और जो जनजाति महिला है, ठीक है, जनजाति महिला उनके लिए 101 है, जिसमें से 2 पोस्ट जो है आदिम जनजाति के लिए यहाँ पर रिजर्व रहेगा, और 35 जो वैकेंसीज है वो अनुसूचित जाति यानी एससीज के लिए है, और ओबीसी 1 के लिए 42 है, ओबीसी 2 के लिए 35 है, और जो ईडब्ल्यूएस है उसके लिए 44 वैकेंसी देखने को मिल रहा है इस फॉर्म के ब्राउचर में, ठीक है। उसके बाद खेलकूद कोटा का भी कुछ रिजर्वेशन नॉट है, फिर जो और भी जो क्षैतिज आरक्षण है निःशक्तता को लेकर, ये सब भी यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। तो कुल 444 वैकेंसी है, और कैटेगरी वाइज अपना आरक्षण कोटि के अनुसार आप लोगों ने वैकेंसी देख लिया। अब चलिए और भी जो डिटेल्स है उनकी बात करें, तो ये जो पोस्ट है वो समूह ख का, ठीक है, समूह ख, ठीक है, यानी कि ग्रुप बी का है ये पोस्ट, ठीक है। और जो पे लेवल कितना है, पे लेवल 6 है, ठीक है, 35,400 से लेकर 1,12,400 के बीच का ये पे लेवल है। और इसमें जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए, तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से समाज शास्त्र में, ठीक है, यानी सोशियोलॉजी में, या फिर साइकोलॉजी मनोविज्ञान में, या फिर गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस में, ये तीनों सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट में वो महिला अगर ग्रेजुएशन करी हुई है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से, तो ये फॉर्म भरने के लिए वो एलिजिबल है, ठीक है, योग्य है। अब देखिए ये जो योग्यता है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, उसमें ये कहा गया है कि फॉर्म भरने का जो अंतिम तिथि है, अंतिम तिथि को ही आधार तिथि यानी कि रेफरेंस डेट माना जाएगा। मतलब अंतिम तिथि से पहले कोई भी महिला जो फॉर्म भरने वाली है, उनका जो रिजल्ट है, उसका जो रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट है, वो एग्जाम से अंतिम तिथि के पहले आ जाना चाहिए उसका रिजल्ट। कहने का मतलब है अगर कोई फिलहाल अभी करंटली समाज शास्त्र में ग्रेजुएशन कर रही है और उनका रिजल्ट नहीं आया, और अगर वो फॉर्म फिलअप करने का जो अंतिम तिथि है, यानी कि मान लीजिए अंतिम तिथि आपका यहाँ पर दिया गया है, चलिए मान लीजिए 2 नवंबर तक, ठीक है, 2 नवंबर, अगर उनका 2 नवंबर से रिजल्ट पहले नहीं आया, तो ये उनका जो योग्यता रद्द कर दिया जाएगा। 2 नवंबर के अगर बाद आया तब रद्द कर दिया जाएगा। 2 नवंबर से पहले आना, अगर पहले आ गया तब ठीक है, पहले नहीं आया तो दिक्कत हो सकता है, ठीक है। ये यहाँ पर बात किया गया। खेल कूद का भी कुछ कोटा है। खेल कूद का कोटा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई अगर ओलंपिक कमेटी या उससे संबंधित कोई फेडरेशन में आयोजित हुआ, उसमें अगर मेडल प्राप्त करे हैं, तो या फिर भारतीय ओलंपिक संघ या उससे संबंध कोई फेडरेशन में राष्ट्रीय चैंपियन स्तर की प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करी होंगी तब, या फिर राष्ट्र स्तर की कोई प्रतियोगिता में विश्व रिकॉर्ड बना होगा तब उनको ये जो वैकेंसीज है इसमें स्पोर्ट कोटा में उनको मिल जाएगा। अब जो न्यूनतम आयु की बात करें, तो न्यूनतम आयु की गणना जो है, सबसे पहले तो न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना चाहिए, 21 वर्ष होना चाहिए। उसका जो गणना के न्यूनतम उम्र तिथि जो है 1/8/23 यानी कि 1/8/23, ठीक है, एक आपका अगस्त 2023 जो है उस तक आप 21 वर्ष होने चाहिए, ठीक है, 1 अगस्त 2023 तक आप 21 वर्ष होने चाहिए, और 1/8/2019 तक जो है आप जो है उसका अधिकतम उम्र गणने की सीमा। अगर किन्हीं का 21 वर्ष तो है ही, अगर अधिकतम की बात करें कितना के बाद से नहीं होगा, तो अगर अधिकतम बात करें तो 38 वर्ष जो है वो अगर ओबीसी 1 और ओबीसी 2 के जो महिला हैं, जनरल की महिला 38 वर्ष तक ही भर सकती हैं, और अगर एससी एसटी की महिला हैं तो उनको 40 वर्ष तक वो भर सकती है। तो अधिकतम उम्र यानी कि अगर जनरल ओबीसी के जो महिला हैं उनको 21 वर्ष से लेकर 38 वर्ष तक भरना है, और जो बाकी एससी एसटीज है उनका 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक के बीच के जितनी महिलाएं वो भर सकती हैं, ठीक है। उसके बाद जो निःशक्त अभ्यर्थियों को 10 वर्ष का अतिरिक्त छूट दिया जाएगा, वो आप लोगों को यहाँ पर देखना है, वो भी है। उसके अलावा भी और भी बहुत सारे छूट हैं, वो सब अलग से देखना है आप लोग को। उसको अगर किन्हीं को अगर छूट चाहिए तो आप अलग से ही सब जो डिटेल्स में दिया गया है उनको पॉइंट को पढ़ लेंगे, ठीक है। उसका देखिए अब हम लोग बात करते हैं ये जो आपका आरक्षण का दावा करने के लिए आपका सबसे पहले स्थान या निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए, और जो कैटेगरी है उसका भी प्रमाण पत्र होना चाहिए। अनुमंडल पदाधिकारी या फिर अंचलाधिकारी वो सबसे बना होना चाहिए, जो स्पेसिफिक डेट है उससे पहले बना होना चाहिए, उसके बाद का बना होना चाहिए, ठीक है। ये सब यहाँ आपको लोगों को ध्यान देना है। प्रमाण पत्र को लेकर जाति प्रमाण पत्र के लिए भी यहाँ पर डिटेल्स दिया गया है कि 19 वाला ये सब डिटेल आप लोगों को देख लेना है प्रमाण पत्र के लिए, ठीक है।
अब आते हैं हम लोग परीक्षा के बारे में डिटेल जान लेंगे हम लोग। हाँ, ऑनलाइन जो आवेदन पत्र कैसा होगा, ऑनलाइन फिलअप होगा, उसके बारे में डिटेल मैंने बता ही दिया कि 26 जो सितंबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा और 25 अक्टूबर तक चलेगा। उसके लिए जो वेबसाइट है, ये जो www.jssc.nic.in पे जाके ऑनलाइन का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो जगह है, वहाँ क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। पहले रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा। लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के आप उसमें जो चीज़ें हैं वो भरना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं 26 से लेकर 25 अक्टूबर तक। और उसके फोटो सिग्नेचर और बाकी डिटेल्स और आप लोग को फॉर्म का जो प्रिंट आउट निकाल के उसको भी अपलोड करना होगा, तो वो भी आप लोग को 29 अक्टूबर तक आप लोगों को वो करना है, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो आप लोग का जो है वो रद्द कर दिया जाएगा कैंडिडेचर, ठीक है। संशोधन के लिए मैंने बताया, संशोधन जो 31 अक्टूबर से शुरू होगा और 2 नवंबर तक आप संशोधन कर सकते हैं। क्या क्या नहीं कर सकते हैं, नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को छोड़कर बाकी आप कुछ भी संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। ये सब सारी चीज़ों को मैंने डिस्कस कर लिया। परीक्षा शुल्क के बारे में भी मैंने बता दिया। परीक्षा शुल्क जो जनरली रजिस्ट्रेशन होने के बाद, फॉर्म फिलअप होने के बाद परीक्षा शुल्क दिया जाता है और आप किसी भी तरीका से पेमेंट कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग मेन चीज जो है, परीक्षा कैसे लेंगे। ये सब तो फॉर्म भरने का चीज हो गया, परीक्षा होगा कैसे। तो परीक्षा जो है कंप्यूटर बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होगा। और एक से अधिक अगर जो शिफ्ट में अगर एग्जाम लिया जाए तो नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है। नॉर्मलाइज मार्क मिलेगा और उसी आधार पर जो मेरिट तैयार किया जाएगा। परीक्षा जो होगा सिर्फ और सिर्फ एक चरण होगा, ज्यादा कोई टीयर 1 टीयर 2 इस तरह कोई झमेला नहीं है। बस एक ही परीक्षा होगा, मेन परीक्षा, एक ही परीक्षा एक ही देना है। और एक परीक्षा तो देना है, लेकिन इसी में 3 पेपर है, ठीक है। पेपर 1 है, पेपर 2 है और पेपर 3 है, ठीक है। सब पेपर का अलग अलग क्वेश्चन है। पेपर 1 में 120 क्वेश्चन होगा और पेपर 2 में आपका 100 क्वेश्चन होगा और पेपर 3 में भी आपका 150 क्वेश्चन होगा। अगर कुल मिला के बात करें तो 370 क्वेश्चन होगा, ठीक है। 370 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन का 3 मार्क्स मिलेगा, गलत किए तो 1 मार्क्स काट लिया जाएगा, ठीक है। ये हो गया परीक्षा का। और पहला पेपर है वो 2 घंटे का होगा, पहला पेपर 2 घंटे का, दूसरा पेपर भी 2 घंटे का होगा और तीसरा पेपर 2.5 घंटे का होगा, ठीक है। 2.5 घंटे का होगा। ये सब भी हम लोग देखेंगे। तो समझ में आया, एक परीक्षा होना है, 3 पेपर होगा, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, ठीक है। एक ही परीक्षा होगा और ये तीनों जो पत्र है वो अलग अलग 3 पाली में लिया जाएगा, 3 पाली में लिया जाएगा। देखिए, पहला पेपर 1 जो बताएं, उसमें भाषा ज्ञान आपसे पूछा जाएगा। उसमें 120 क्वेश्चन होना है, 2 घंटे का होगा। उसमें क्या क्या होगा, 2 चीज होगा, हिंदी आपसे पूछा जाएगा और अंग्रेजी पूछा जाएगा। हिंदी आपका 60 क्वेश्चन हिंदी से रहेगा और 60 क्वेश्चन इंग्लिश से रहेगा, ठीक है। इसमें से इसका भी सिलेबस हम लोग आगे डील कर लेंगे। तो फिलहाल समझ में आया, पेपर 1 में 120 क्वेश्चन होना है, 2 घंटे का, 60 इंग्लिश 60 हिंदी। इसमें से आपको सिर्फ 30% मार्क्स लाना है। अगर 30% नहीं लाओगे तो आपका पेपर 2, पेपर 3 चेक नहीं होगा। पेपर 2 और 3 चेक करवाने के लिए, यानी कि आगे बढ़ने के लिए आपको इसमें 30% मिनिमम लाना ही पड़ेगा और ये क्वालिफाइंग है, इसको मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। और वैसे भी पेपर 1 में सिंपल सा हिंदी और इंग्लिश पूछा जाता है, कोई बड़ा सा हिंदी और डेप्थ में इंग्लिश नहीं पूछते हैं। पैसेज पूछेंगे, कुछ ग्रामर पूछेंगे, बस। आराम से ये पेपर किसी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति तैयार कर सकता है आराम से। कोई अगर बढ़िया से पढ़ा है 10th 1 तो आराम से ये पेपर कर जाएगा। अब आते हैं पेपर 2, ये अलग से तैयारी करना पड़ता है। पेपर 2 जो होता है ना, पेपर 2 में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 घंटे का होगा। लेकिन क्या, इसमें आपका जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा पूछा जाता है। यहाँ पर लिस्ट दिया गया, इसमें से कोई भी एक आपको जो लैंग्वेज का पेपर है उसको चुनना पड़ेगा और उसी का सिलेबस के अकॉर्डिंग आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये जो ऑप्शन जो भाषा है, ये आपको फॉर्म में फिलअप करना पड़ेगा। तो कोई भी आप इसमें से चुन सकते हैं। कौन कौन सा ऑप्शन है, हिंदी है, अंग्रेजी है, उर्दू है, संथाली है, बंगला है, मुंडारी, इसको मुंडाई बोलते हैं, हो है, खड़िया है, कुड़ुक है, कुड़ुक को ही उराव भी बोलते हैं, कुरमाली है, खोरठा है, नगपुरी है, पंचपरगनिया है, उड़िया और संस्कृत। ये सारे सब जितना भी लैंग्वेज, इसमें से कोई एक चुनकर आपको उससे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप फॉर्म भरने से पहले ही जो सब्जेक्ट लैंग्वेज का चुनाव कर लेंगे, क्योंकि फॉर्म फिलअप करने के टाइम पूछा जाता है कि आप कौन सा जनजातीय भाषा चुनोगे, ठीक है। और इसमें भी 30% लाना अनिवार्य है। 30% अगर नहीं लाओगे ना तो आप ऐसे डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। 30% से अधिक ही आपको लाना है, ठीक है। ये लिमिट है और जितना अधिक लाओगे उतना आपका मेरिट बनेगा। अब पेपर 3 की तरफ चलते हैं। पेपर 3 इसको बोलते हैं तकनीकी या फिर विशिष्ट विषय एवं सामान्य ज्ञान परीक्षा इसको बोलते हैं। ये काफी, ये भी कॉम्पिटिटिव पेपर हो जाएगा
पेपर जो 1 है तो क्वालिफाइंग है, तो आराम से सभी को क्वालिफाई कर जाएगा। मेरिट जो बनाएगा वो पेपर 2 और पेपर 3 ही बनाएगा, ठीक है। पेपर 3 में बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। सबसे पहला जो आपका तकनीकी और विशिष्ट विषय, यानी कि जो आप जो विशिष्ट आप विषय जो होंगे, जिसका चुनाव करेंगे, जिसके आप ग्रेजुएशन करे हैं, उस पे आपका 100 प्रश्न रहेगा, ठीक है। जिस विषय पे आपने ग्रेजुएशन करा है उस पर 100 प्रश्न रहेगा। उसका सामान्य अध्ययन, यानी कि जो जनरल स्टडीज होता है, हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक, वो सबसे पूछेगा। हिस्ट्री, सिविक्स जो है, इकोनॉमिक्स, उससे पूछेगा 20 क्वेश्चन वगैरह से, सारा चीज से। उसका भी सिलेबस हम लोग देखेंगे आगे। उसका 20 क्वेश्चन मैथ से रहेगा, 20 क्वेश्चन मैथ से और 10 क्वेश्चन साइंस से रहेगा, ठीक है। कुल मिला के आपके 150 क्वेश्चन हो गए और आपको 2.5 घंटे में इसको बनाना है। और हर क्वेश्चन पे 3 मार्क्स मिलेगा, यानी कि 450 मार्क्स का ये पेपर है। आप जितना अधिक लाओगे उतना बढ़िया है। 30% इसमें आपका लाना अनिवार्य है, ठीक है। यानी 45 क्वेश्चन आपको सही करना ही करना है इसमें। अब चलिए देखिए क्या है यहाँ पर, मैंने पहले चर्चा कर लिया गया कि पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, 3 पेपर होगा। सभी में 30% अंक लाना अनिवार्य है, ठीक है। सभी में 30% अंक लाना अनिवार्य, तभी आपका पेपर चेक होगा, ठीक है। और पेपर 2 और पेपर 3 मिला के आपका मेरिट बनेगा। पेपर 1 सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है। अब देखिए थोड़ा सिलेबस देख लेते हैं। पेपर 1 जो भाषा ज्ञान है, उसका सिलेबस की बात करें तो हिंदी में पहले हिंदी में जो 30 क्वेश्चन क्या रहेंगे, अनुच्छेद यानी कि पैसेज रहेंगे, और 30 क्वेश्चन आपके व्याकरण आधारित रहेंगे, ठीक है। फिर उसी में 60 क्वेश्चन अंग्रेजी का रहेगा। ये 60 क्वेश्चन हिंदी का बात कर लिए, अब 60 क्वेश्चन अंग्रेजी का बात कर रहे हैं। अंग्रेजी में अगेन 30 टू पैसेज से रहेगा और 30 व्याकरण से रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो पेपर 2 है, पेपर 2 जो लैंग्वेज आप चुनोगे उसी लैंग्वेज के अनुसार जो है यहाँ पर एनेक्सर 12 में उसका सिलेबस दिया गया है, ठीक है। उसका सिलेबस दिया गया। आपको अगर अलग से सिलेबस चाहिए तो क्या करना है, आपको इसका ब्राउचर डाउनलोड करके वहां पर आपको देख लेना है। अगर फिर भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको डील करके बना दूंगा। वैसे अलग अलग पेपर का जो सिलेबस है, जो सीजीएल में पूछा जाता है, उसके लिए ऑलरेडी जो लिस्ट में पड़ा है सभी जितना भी लैंग्वेज है उसका सिलेबस, वो भी आप देख सकते हो, लगभग सेम होता है। अब आते हैं पेपर 3 में जो पूछा जाएगा। पेपर 3 में जो तकनीकी और विशिष्ट विषय जो है, जो आप जिससे आपने ग्रेजुएशन करा, उसका भी सिलेबस आपको ये जो एनेक्सर 13 है वहां मिलेगा, ठीक है। अब देखिए जीएस में क्या क्या पूछे जाएगा। जीएस पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा, तो वर्तमान घटना या दिन प्रतिदिन में जो घटनाएं घटती है उसका सूक्ष्म अवलोकन करके कोई जो सामान्य व्यक्ति है उसको जो जानकारी होना चाहिए वही सब चीज पूछा जाएगा। जैसे झारखंड के बारे में या भारत या आस पड़ोस में जितना भी विशेष रूप से जो चीजें हैं उससे पूछा जाएगा। जैसे करंट अफेयर पूछा जाएगा, जो वैज्ञानिक की जो प्रगति हो रहा है, जैसे कि अभी आपका चंद्रयान गया, ठीक है, चंद्रयान 3 गया, आदित्य L1 गया, तो वो सबसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे पद्म विभूषण, विभूषण भूषण, भटनागर प्राइज और भी जो पुरस्कार होते हैं उससे पूछा जा सकता है। भारतीय भाषाओं से पूछे जा सकते हैं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी से संबंधित घटनाएं पूछे जा सकते हैं। उसका भारत का जो इतिहास है, संस्कृत, भूगोल, पर्यावरण, जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट हो गया, इंडिपेंडेंस मूवमेंट यानी कि स्वतंत्रता आंदोलन, भारत का कृषि, प्राकृतिक संसाधन के प्रमुख विशेषता, भारत का संविधान, राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, झारखंड राज्य का भौगोलिक स्थिति, ये सब पूछा जाएगा, ठीक है। उसके अलावा झारखंड का एग्जाम है तो झारखंड से स्पेसिफिक पूछना अनिवार्य है। वही आपका जो जीएस वाला जो सेक्शन है उसी में ये पूछ लेंगे, झारखंड से भी जुड़ा हुआ। झारखंड से जुड़ा हुआ अभी झारखंड का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस लोगों भी आप लोग को देखकर झारखंड का जो स्पेशल तैयारी कर सकते हैं। झारखंड राज्य का भूगोल पूछेगा, इतिहास पूछेगा, सभ्यता यानी कल्चर, संस्कृति, भाषा, साहित्य, स्थान, खान खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन, झारखंड में योगदान, विकास योजनाएं, खेल खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियां, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय झारखंड से पूछे जाएंगे। उसके बाद सामान्य विज्ञान में जो भी 10 तक जो व्यक्ति जो पूछते हैं ना, जो अनुभव होते हैं विज्ञान में, उसमें पूछा जाएगा। साथ साथ कंप्यूटर से भी जुड़ा हुआ चीज इसमें पूछा जाएगा विज्ञान में, ठीक है। उसके बाद सामान्य गणित में वही आपका जो अंक गणित है, अर्थमेटिक, जो प्राइमरी जो अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, सामान्य जो ट्रिग्नोमेट्री है, क्षेत्रमिति ज्योमेट्री, ये सब मेंसुरेशन, ये सब पूछा जाएगा। 10th में जो पढ़े थे ना वही सबसे प्रश्न रहेगा सामान्य गणित में, यानी कि 20 क्वेश्चन, ठीक है। अब आते हैं, जैसा कि मैंने बता दिया कि पेपर 1 जो है वो क्वालिफाइंग है, 2 और 3 मिलाकर ही जो मेरिट तैयार किया जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को यहाँ जानकारी मिला होगा कुछ हद तक एग्जाम के पैटर्न के बारे में। अब देखिए क्या है ना कि
कितना मेधा सूची में कितना परसेंटेज लाना अनिवार्य है। 30% तो आपको लाना अनिवार्य है, अगर नहीं लाओगे तो आपको ऐसे डिस्क्वालीफाई हो जाए। उसके अलावा अगर आप जनरल हो या फिर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन होगा तो आप लोग को 40% से ऊपर लाओगे तभी मेधा सूची में आपका नाम जुड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर SC/ST है तो 32% से ऊपर लाना है। 30% लाओ तो क्वालिफाई होगे, उससे ऊपर लाओगे तो आपका मेरिट में फायदा है, ठीक है। OBC 1 के लिए 34%, OBC 2 के लिए 36.5%, ठीक है। उसके बाद जो आदिम जनजाति है उसके लिए 30%। ये आप लोग का यहाँ पर मेरिट में कितना परसेंट न्यूनतम लाना है, न्यूनतम कट ऑफ कितना होगा वो एक तरह से कर सकते हैं। न्यूनतम कट ऑफ इतना ही होगा, ठीक है। तो जोड़ लो, अगर मान लो आपका कितना, अगर मान लो एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, अगर 1000 मार्क्स का परीक्षा हो रहा होगा तो कम से कम 400 से ऊपर लाओगे, 400 आपका कट ऑफ होगा, 400 से ऊपर लाओगे तब जाकर आपका परीक्षा में जो मेरिट है उसमें आपको माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद बाकी चीज़ डिटेल्स जो है वो आप लोगों को धीरे धीरे पता है चल ही जाएगा। बाकी जो सिलेबस है वो आप लोगों को यहाँ पर डेप्थ में जाकर डिटेल्स में देख लेंगे। अगर नहीं देखेंगे तो कोई बात नहीं, मैं अलग से इसका वीडियो बना दूंगा जहाँ पर आप वीडियो को देख कर भी सिलेबस को देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।